नमस्ते बच्चों, आपका फिजिक्स विजन 444 में मैं एकता अग्रवाल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम इंग्लिश मीडियम के बेसिस की बात कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने लेसन नंबर 7। आपके फिजिक्स में लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 10, लेसन नंबर 11 और लेसन नंबर 16, ये आपके 4 लेसन ऐसे हैं जिनको बहुत बड़े लेसनों में काउंटिंग की जाती है कि यदि कोई टीचर इन लेसनों को पढ़ाना स्टार्ट करता है तो एटलीस्ट आधा आधा मंथ और इससे ऊपर उसको इस चैप्टर को कंप्लीट कराने में समय लग जाता है। कई बच्चों के मैंने कमेंट्स पढ़े इंस्टा पे, तो कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पर्सनल ग्रुप पे भी क्वेरीज आ रही है कि मैम नोट्स जो आप बोल रहे हो ना, इससे अच्छा आप हमें पीडीएफ सेंड कर दो। मुझे एक बात बताओ, मुझे आपका एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपकी ना समझी है तो इसमें तो मेरे कोई प्रॉब्लम वाली चीज है ही नहीं। लेकिन मैं इस चीज को प्रेफरेंस नहीं दूंगी। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि बोल बोल के लिखाने से टाइम की वेस्टेज हो रही है, क्योंकि बिकॉज मैं जानती हूँ ये चीज है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे सिर्फ ऐसा चाहते हैं कि उनको नोट्स दे दिए जाए और वो उनको बैठ के छाप लें। तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती ये है कि वो तुरंत इस चैनल को अनसब्सक्राइब और ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि बेटा हम ये जब चैनल हमारा है और बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए जब इस चैनल को बनाया गया है, तो मैं अपने रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से ही पढ़ाती हूँ। यहाँ आपकी कोई भी इंटरफेरेंस में बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप मुझे बता सकते हैं कि मैम ये टॉपिक समझ में नहीं आया, इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं, तो वो चीज एक्सेप्टेबल होगी। बट ये नहीं हो सकता कि नोट्स बोलो मत, पीडीएफ सेंड करो। हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है? यदि आप 1 घंटे की क्लास को ऐसे कंटिन्यू बैठ के पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में? कुछ भी नहीं। तो ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए था। बाकी तो मुझे बाकी बच्चे बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। प्यार इन द सेंस ऐसा नहीं है कि कोई स्नेह मंत्र मेरे लिए भेज रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो वीडियोस को देख रहे हैं, होमवर्क उनका टाइम टू टाइम आ रहा है, क्वेरीज क्वेश्चंस भी वो मुझसे पूछते हैं कि मैम ये ऐसा क्यों, ये ऐसा, इसकी जगह ये कर ले, तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड हैं, अब वो सच में पढ़ाई कर रहे हैं। तो बाकी बच्चे जिनको प्रॉब्लम है वो तुरंत अनसब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और आप किसी और चैनल पे जाके किसी और टीचर की वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू, आपने इतना लंबा समय हमारे को कोऑपरेट किया, क्योंकि हर किसी का अपना मेंटल एबिलिटी, मानसिक स्तर अलग अलग होता है, तो गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ मेरे बच्चों के भविष्य के लिए ही क्लासेस बनाई गई हैं, तो सिर्फ ये 1 या 2 बच्चों की वजह से मैं अपना रूटीन चेंज नहीं करूंगी, ठीक है। तो मैं आपसे सॉरी भी बोलती हूँ इस चीज के लिए, अगर किसी को बुरा लगे तो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो बोलते जाओ, नोट्स लिखाते जाओ। रीजन क्योंकि अभी आपकी छोटी क्लास है, आपको नोट्स कहीं और नहीं मिलेंगे। अलग टीचर के नोट्स तो अलग होते हैं, फिर तो बुक ही छपी हुई है, पूरी की पूरी बुक में से ही छाप लो अगर ऐसा है तो। और यदि हम लिखाए जाएंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक चीज बता देती हूँ, जब हम देखते हैं तो सिर्फ हमारी एक ज्ञानेंद्रिय काम करती है और उसका बैलेंस भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ध्यान रखना इस बात को, कोई ये बाबा अम्मा वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये लॉजिकल फैक्ट्स आपको बता रही हूँ पढ़ाई के लिए, कि जब हम देखते हैं किसी चीज को, देख देख के पढ़ते हैं, तो वो चीज हमको याद नहीं होती है। बहुत कम चांसेस होते हैं, 8-10 बार हमने देखी तो वो चीज का हमें थोड़ा पार्ट पता चल जाता है वो हमको, कि हाँ ठीक है ये हमको पता है, ये हमने किया है ऐसा कुछ। बट आप उसको खुद नहीं कर सकते। खुद करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस 4-5 बार रिटर्न में, क्योंकि देखते समय एक ज्ञानेंद्रिय हमारी काम करती है मतलब सेंसेस में से एक सेंस काम करता है सिर्फ आई, और वो सेंस भी अपना इधर उधर घूम जाता है जब हमें किसी की याद आती है, या फिर हम कुछ सोच रहे होते हैं, किसी ख्वाबी दुनिया में खो रहे होते हैं, तो वो भी अपना मिस हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमें अपना पूरा माइंड, आईज और हैंड, ये तीनों फोकस करने पड़ते हैं। और यदि आप बोल बोल के किसी चीज को लिख रहे हो तो फिर सुभान अल्लाह चीज है, आपको 2-3 बार, चौथी बार नहीं लिखनी पड़ेगी, वो चीज आपको याद हो जाएगी। ओके, तो बहुत बहुत प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चीजों को पढ़ रहे थे, और अब हम जब पढ़ेंगे चीजों को मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर चीजों को पढ़ेंगे। तो बहुत लंबा चैप्टर है, तो यही कहूंगी मैं, दिल थाम के बैठिए, आराम से वीडियोस को देखिए। आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले 1 घंटे इस वीडियो को देख लीजिए, बाद में इसके नोट्स बना लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट से। पहले चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। फालतू कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, जो काम का है उतना ही पढ़ेंगे, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस है वो तो हम करेंगे ही, टॉपिक तो हम सारे थोड़े थोड़े सारे ही कवर कराएंगे, बट एक होता है ना एक्सेस कि बस वो टॉपिक छोटा सा है और उसको लंबा किए जा रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आपका टॉपिक आ गया ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, जो जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है वो करवाएंगे। तो ओरस्टेड एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने, अब जैसे कि आपको चैप्टर का नाम पता चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर आएगी, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे वो पूछ रहा है इसके अंदर। तो इसने क्या किया, एक कंपास की सुई ली, ठीक है, निडल ले ली, उसको ऐसे कैसे रख दिया और ऊपर एक इसने परिपथ रख दिया, एक सर्किट रख दिया, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रही है, करंट फ्लो नहीं हो रही, तो वो निडल क्या हो रही है, अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो जो निडल होती है ना वो घूम जाती है। ओके, और थर्ड क्या था कि यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को आप अपोजिट कर देते हो तो निडल की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाती है, मतलब पहले वो ऐसे घूम रही थी अब वो ऐसे घूम जाती है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कराने पर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कराने पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था। तो लिखिए ओरस्टेड found that when no current flow from a wire, there is no magnetic field around the wire, and needle remains unaffected. ठीक है, तो इसका डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम में देखिए ये बनेगा, ये रियोस्टेट, बस ये बैटरी है, ठीक है, और ये ऑन नहीं है, ये ऑन नहीं है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो जो मैग्नेटिक ये निडल थी ये ऐसे कैसे रह जाएगी। सेकंड लिखिए, पहले डायग्राम बना लो। लिखिए सेकंड, when a current flows then a magnetic field developed around wire, and needle gets some deflection. ठीक है, तो देखिए अभी क्या बोल रहा है कि जैसे इसके अंदर करंट फ्लो कराई जाएगी, अगला डायग्राम बनेगा, ठीक है, तो जैसे ही करंट फ्लो कराई तो जो निडल है ये देखो इस टाइप से हिल गई, इधर की ओर मूव कर गई। बना लीजिए, थर्ड लिखिए, after changing direction of current flow, deflection in the needle also change। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ही हम इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो जो सुई पहले ऐसे रखी हुई थी वो इधर की साइड घूम गई। ठीक है, पहले ऊपर रोटेट हो रही थी, अभी नीचे की ओर रोटेट हो गई, और ये है सी। ये तो आप जानते हो रियोस्टेट होता है।
होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर लिखिए कंक्लूजन ऑफ ऑरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। कंक्लूजन्स ऑफ ऑरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट, on passing current through a conductor wire, a magnetic field is established all around the wire. सेकंड लिखिए द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड कितना तेज हो रहा है, ये किस पर डिपेंड करेगा, करंट की मात्रा पे, कि करंट जितनी तेज होगी मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही हाई क्वालिटी का होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। थर्ड लिखिए if the direction of current flowing in the wire is from south to north, the north pole of the magnetic needle is deflected towards the west. अगला पॉइंट लिखिए if the direction of current flow is opposite, then the deflection of needle also be opposite, कि वो वेस्ट बता रहे हैं तो अब चेंज नहीं, अब वेस्ट से क्या हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये हमने पढ़ लिया। अब लिखिए मैग्नेटिक फोर्स। पहले लिख दीजिए मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग डाल दीजिए मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेशन तो लिखिए इसकी, मैग्नेटिक फील्ड लिखिए द फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर और मैग्नेट in which magnetic effects can be observed is called magnetic field. ठीक है, फिर लिख दीजिए मैग्नेटिक फोर्स, हेडिंग डाल दीजिए मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो बेटा मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं लिखनी है। आपके अब तक जो पढ़ाया उसमें ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन पूछे जा सकते हैं कि कंक्लूजन क्या है ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ कंक्लूजन, और उसके अंदर आप बड़ा चढ़ा के वो तीनों डायग्राम बना सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स देखो, मैग्नेटिक फोर्स होता है F = Q V क्रॉस B, और ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ Q क्या है, चार्ज है, V क्या है, वेलोसिटी है,
और ये बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें तो एक बीच में जब क्रॉस लगता है तो यहाँ क्या लग जाता है, साइन थीटा एन कैप, डायरेक्शन तो लगेगी ही, ठीक है। अब बस उसके अकॉर्डिंग यदि थीटा 0 हो, केस लिख दीजिए इसके, रुको अभी, केस फर्स्ट, यदि थीटा क्या हो 0 तो फोर्स क्या हो जाएगा 0। मतलब कि यदि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो तब जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इससे आपको एक चीज और पता चल गई कि जो पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के पैरेलल कभी नहीं होते हैं। 90 का यदि एंगल होता है तो साइन 90 क्या होता है 1, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया QVB, ठीक है। और यदि एक दूसरे के पैरेलल ना होकर एक दूसरे के अपोजिट हो, मतलब कि थीटा क्या हो 180, तो साइन 180 भी क्या होता है बेटा 0, तो यहाँ भी जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा 0। कुल मिला के बात ये है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन ऐसे है तब भी 0, एक ऐसे और एक ऐसे तब भी 0, लेकिन एक ऐसे और एक ऐसे 90 का एंगल, तो ये क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रह जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उनकी वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसके भी रूल आएंगे, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज साथ में लेते जाओ। तो ये उतार लो, कंप्लीट नोट कर लो इसको। अब हमें फोर्स की बात यहाँ पे करनी नहीं है, किसकी बात करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये सब कुछ हटाओ, बोलने की जरूरत नहीं पड़ा करें, आप वीडियो को पॉज कर दिया करो, ठीक है। जब मैं कहती हूँ ना उतारो तो वीडियो को पॉज कर दिया करो। F इज इक्वल टू QVB, तो B इज इक्वल टू क्या होता है F अपॉन QV, ठीक है। इस फॉर्मूले से अब हम चीजों को निकालेंगे। सबसे पहले जो B होती है इसकी यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होता है टेस्ला। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का गाउस हुआ करता था वैसे मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है टेस्ला। ये नोट कर लो पहले और लिख लेना, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। देखिए टेस्ला इज वेरी लार्ज यूनिट, टेस्ला इज वेरी लार्ज यूनिट, so magnetic field can be represented in CGS by Gauss। CGS में इसकी जो होती है यूनिट वो क्या होती है गॉस, GAUSS। फिर लिखिए एक टेस्ला इज इक्वल टू, नोट डाल के, एक टेस्ला इज इक्वल टू 10 raised to power 4 गॉस, 10 raised to power 4 गॉस। इसको ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा कि टेस्ला को गाउस में चेंज करना, गाउस को टेस्ला में चेंज करना, ठीक है। डायमेंशन लिखिए, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड M1 L0 T-2 A-1 A-1। ठीक है, अगली हेडिंग हम डालेंगे बायो सावर्ट्स लॉ। बायो सावर्ट्स लॉ, ठीक है। बायो सावर्ट्स लॉ हम देखेंगे, इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि ये कोई वायर है, यहाँ पर ये आई करंट फ्लो हो रही है इस ए बी फेज के अंदर।
तो यहां से हम देखेंगे तो एक डीबी ये है, और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी ये क्या है, डीबी। और वेलोसिटी मतलब मूवमेंट कहाँ हो रहा है, इधर करंट का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अपन को तो मतलब कि एक फॉर्मूला निकालना है, जैसे कि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला था कूलॉम्स लॉ से करके, वैसे ही बायो सावर्ट लॉ से हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है, जिससे हम आगे डेरिवेशन कंटिन्यू कर सके। तो बायो सावर्ट लॉ के अंदर लिखिए बायो एंड सावर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। बायो एंड सावर्ट डेवलप्ड अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट करंट कैरिंग कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग conductor. Suppose there is a conducting wire XY in which capital I current is flowing. Capital I current is flowing. ठीक है, पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल, एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल एंड इनसाइड द पेपर। इनसाइड का मतलब होता है क्रॉस, इनसाइड जो डिनोट करते हैं वो क्रॉस से डिनोट करते हैं हम। एंड एट पॉइंट P डैश आउटसाइड द पेपर, तो इस डायग्राम को हम कंप्लीट कर लेते हैं। किसने बताया है कि एक्स वाई कोई वायर है, ये करंट फ्लो हो ही रही है यहाँ से, ये P पॉइंट है, ये P डैश पॉइंट है, ये आउटसाइड है, तो क्रॉस का मतलब होता है आउटसाइड, और डॉट का मतलब होता है इनसाइड। ये ध्यान रखना, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 ये 3 चैप्टर में आपके काम आएगा डॉट और क्रॉस। ये मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर है ये तीनों। ठीक है, और ये थोड़े टफ भी पढ़ेंगे, थोड़े नहीं बहुत डिफिकल्ट पढ़ेंगे ये चैप्टर आपको, बहुत ज्यादा। यदि समझ में नहीं आएंगे तो भी कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं, मतलब इतनी कई बच्चे तो ऐसे होते थे ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे तो गड़बड़ हो जाता था, सब कुछ याद नहीं कर पाते थे, क्योंकि पूरी कॉपी भर जाती थी 7th लेसन से। इतना बड़ा लेसन है ये। ठीक है, आप रिवाइज भी करने की कोशिश करोगे ना, 3 दिन 4 दिन आपको रिवाइज करने में ही लग जाएंगे। एक साथ आप रिवाइज करोगे तो सब ऊपर से चला जाएगा, तो पेशेंस की बहुत जरूरत है इसके अंदर। ठीक है, ये डायग्राम बनाओ पहले आप। ये थीटा बनी रहे, यहां लिखोगे हेयर, लिखते जाओ, हेयर द मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला लिखना, it is proportional to current in this conductor. It is proportional to current in this conductor. तो यहां आएगा dB proportional I। सेकंड लिखिए, it is proportional
टू लेंथ ऑफ एलिमेंट, तो सेकंड लिखोगे dB प्रोपोर्शनल dl। थर्ड लिखिए इट इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल SINE, साइन ऑफ एंगल बिटवीन लाइन जॉइनिंग एंड लेंथ एलिमेंट। तो यहां क्या हो जाएगा dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा। और अभी रुको, ये फोर्थ होगा लेकिन अभी फोर्थ लिखवाते हैं। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड लेंथ एलिमेंट, बिटवीन पॉइंट P एंड लेंथ एलिमेंट। तो ये तो होती है यहां से और यहां तक की dl, और ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की होती है r। तो ये है, सबको इक्वेशन दे दिए थे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, क्या देख रहे हैं हम, dB प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इस प्रोपोर्शनल के निशान को हटाने के लिए हम यूज करेंगे k डैश I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब यहां ध्यान रखना, हेयर k डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। वहां क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। नोट कीजिए इसको। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर लिखिए वेयर म्यू नॉट इज here mu naught is permittivity of vacuum। म्यू नॉट का मतलब होगा permittivity of vacuum and its value is in SI system म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन अपॉन एम्पियर। ये होती है एसआई में, और म्यू नॉट की वैल्यू 1 किस में होती है, सीजीएस में। ध्यान रखना, उतार लो। अब बात आती है इसकी वेक्टर फॉर्म की। तो देखो इसकी वेक्टर फॉर्म b इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म के लिए देखो यहाँ क्या लगेगा, b की जगह b वेक्टर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बिल्कुल सेम, i dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर r कैप,
तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। नोट कर लो। ठीक है, ये हो गया नोट। अब इसके जो केसेस हैं वो तो किसी काम के है नहीं। अगर केसेस भी बनाने होंगे तो क्या बनाओगे आप, केसेस तो आप बना सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 90, थीटा 180, वो इसके अंदर कुछ भी काम के नहीं है। तो हम फालतू का इसको बढ़ाएंगे नहीं केसेस को करते हुए। लेकिन मैंने आपको बता दिया केसेस चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लिखिए अगली हेडिंग डाल, एक सेकेंड रुकिए। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो देखिए पहले वैल्यूज को देख लीजिए, फॉर्मूला क्या है। B इज इक्वल टू क्या है, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, डी बी इज इक्वल टू क्या है, आईडीएल साइन थीटा अब यदि देखो यहाँ पर आई डीएल इज इक्वल टू 1 मीटर हो, थीटा इज इक्वल टू क्या हो 90 हो, आर इज इक्वल टू 1 मीटर हो, और डीबी कितना हो 4 पाई, डीबी कितना हो 4 पाई। अब डीबी 4 पाई लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 पाई नहीं लिखना चाहो तो आप ध्यान रखो इसकी वैल्यू कितनी होती है। देखो टोटल मिला के कितनी होगी इसकी, बताओ कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई टू 10 की पावर -7, और ये कितना होता है 4 पाई, तो ये कट जाएगा 10 की पावर -7 टेस्ला, यही होगी। तो देखो आई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। इसको डिफाइन करना है तो लिखिए इफ dl इज इक्वल टू 1 मीटर, if dl is equal to 1 meter, comma r is equal to 1 meter, sin theta is equal to 1 मतलब कि थीटा 90, sin theta is equal to 1 and dB is equal to 10 raised to power -7 टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर WEBER वेबर पर मीटर स्क्वायर, देन करंट विल बी 1 एम्पियर, देन करंट विल बी 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर करंट, अब प्रॉपर है ना, प्रॉपर डेफिनेशन लिख रहे हैं। सो 1 एम्पियर करंट इज द करंट विच कैन प्रोड्यूस 10 raised to power -7 10 raised to power -7 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r is equal to 1 meter of a circle of radius r is equal to 1 meter with length 1 meter। ठीक है, with length 1 meter, ये पूरा इसके अंदर आ गया। हेडिंग डाल दीजिए EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। लिखिए 10th पार्ट ऑफ 1 एम्पियर, 10th पार्ट ऑफ 1 एम्पियर is called EMU।
हेडिंग डाल दीजिए और लिखिए अगला, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द बायो-सावर्ट लॉ, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द बायो-सावर्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। फर्स्ट लिखिए, सिमिलरिटीज हेडिंग डाल के फर्स्ट लिखिए, करंट एलिमेंट आईडीएल ऐसे लिखना है, आईडीएल, करंट एलिमेंट आईडीएल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड and static charge produce electric field। लिखिए नेक्स्ट, both are inversely proportional to the square of the distance, थर्ड लिखिए, both laws are of long range, दोनों ही लॉन्ग रेंज के होते हैं। नेक्स्ट लिखिए, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड in both, law of superposition is valid in both। अब डिफरेंस लिखिए, करंट एलिमेंट आइडियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट एलिमेंट आइडियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड चार्ज एलिमेंट is a scalar quantity, and charge element is a scalar quantity। नेक्स्ट लिखिए, in बायो-सावर्ट लॉ magnetic field in the direction of current element, मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, मतलब कि जो दोनों सेम डायरेक्शन में होती है, इज जीरो, ये तो अभी बताया ही था, इज जीरो, वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एंगल। अगली हेडिंग है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां से क्वेश्चन आता है, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी तो वो पूछेगा नहीं वैसे इतना, है ना, लेकिन यहां से जरूर क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, काफी सारे रूल है डायरेक्शन दिखाने के, तो पहला लिखिए, पहले लिखाऊंगी फिर समझाऊंगी। राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, if a straight current conductor is put in the right hand, ठीक है, किसी भी हाथ में नहीं, राइट हैंड, इन राइट हैंड, then thumb remains
then thumb remains in the direction of current if the thumb एक सेकेंड रुकिए, थंब इज एंड हैंड लिख दिया, एंड थंब इज राइट हैंड में पकड़ा, एंड थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन curved fingers represent direction of magnetic field, जैसे कि ये और ये है मेरा राइट हैंड, करंट उधर फ्लो हो रही है, ठीक है, तो मेरा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में है, ठीक है, तो जो कर्व्ड फिंगर है वो क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, ठीक है। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, ये कोई कंडक्टर है, ये भी, ये इसकी करंट की डायरेक्शन है, तो देखो इस टाइप से, देखो करंट ऐसी जा रही है ना, ऐसे अंदर गई और यूं अंदर से बाहर की ओर निकल रही है, तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड की होगी। और यदि मैं इसको चेंज कर देती हूँ, डायरेक्शन करंट की नीचे कर देती हूँ, तो देखो इस डायरेक्शन में अंदर से बाहर आ रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में उल्टा हो गया। दोनों को बना लीजिए। नेक्स्ट लिख दीजिए एम्पियर्स स्विमिंग रूल या एम्पियर्स स्विमिंग लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if a person is swimming in the direction of current, and his head is towards magnetic needle, then north pole of magnetic needle will be deflected towards left hand of swimmer। अब देखो, वैसे इसका डायग्राम आप बुक से बनाएंगे, ठीक है, डायग्राम यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। अब ये क्या कह रहा है कि जब भी हम स्विमिंग करते हैं, एक चीज का ध्यान रखना कि जो हम खुद जा रहे होते हैं वो तो हम करंट की डायरेक्शन में, जैसे हमारा जो ये लेफ्ट हैंड है सॉरी, ये इधर है, ठीक है, तो उस डायरेक्शन में जो अपना राइट हैंड होगा वो इधर की ओर होगा, और अपने लेग्स की पोजीशन इसके अपोजिट होती है। अगर ये वाला हाथ लेफ्ट हैंड आगे निकल रहा है, ठीक है, तो अपना जो राइट लेग है वो बाहर की ओर निकल जाएगा। आगे बात समझ में कि जब भी हम स्विमिंग करते हैं, इधर का हाथ यूज में लेते हैं तो पैर अपनी दूसरी तरफ के यूज में आते हैं। जो बच्चे स्विमिंग करते हैं उनको पता है, तो हेड जो होगा ना वो अपना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड लिखिए राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल और मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, इसको दोनों नाम होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, if the screw is rotated in the direction of current, then direction of rotation will represent magnetic field। अब देखिए ये कोई स्क्रू है,
और इसे हमें अंदर पुश करना है, मतलब अंदर फिट करना है। तो मैं इसको अंदर फिट करना है तो कैसे घुमाऊंगी, देखो राइट हैंड से पकड़ो, कहाँ पुश करना है, अंदर। तो डायरेक्शन इधर आ रही है ना, देख इस टाइप से यू यू घुमाएंगे हम इसको, ठीक है। तो जो अंदर जा रही है वो तो आई है और जो घूम रही है वो बी है। अगर आपसे ये समझ में नहीं है तो आप ऐसे कर लेना कि इस किनारे को हमें अंदर डालना है, अंदर की ओर पुश करना है। तो हम इस थंब को इधर रखेंगे, जो करंट की डायरेक्शन ये रही, मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी, ठीक है। यही सेम डायरेक्शन इधर लगेगी। और यदि इसको बाहर निकालना है तो हमें डायरेक्शन अपोजिट करनी पड़ेगी, ठीक है। फोर्थ लिखिए, राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर करंट। राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर करंट। लिखिए, इफ कर्व्ड फिंगर्स ऑफ राइट हैंड represent direction of circular current, then stretched thumb will represent direction of magnetic line of force, magnetic line of force। ठीक है, तो अब इसको कराते हैं, 1 मिनट रुक जाइए बस, ठीक है। देखिए ये इस टाइप से है, ये तो जब स्ट्रेट करंट फ्लो हो रही थी। अब यदि ऐसे ही करंट फ्लो हो रही है किसी सर्कुलर चीज के अंदर, तब क्या करोगे, वही रूल लगाना है अपने को। देखो ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, अपनी इस फिंगर से पता लग जाएगा करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, ऊपर वाले पे रख के देखो, नीचे वाले पे कभी मत रखना, ऊपर वाले पे ही रखना, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो हो रही है, थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका हो गया ऊपर, ठीक है। यदि ये करंट इस टाइप से फ्लो हो रही होती तो देखो थंब ऐसे जा रहा है, वो सॉरी फिंगर ऐसे जा रही है इसी डायरेक्शन में, और जो थंब है वो कहाँ जा रहा है, नीचे। ये दोनों डायग्राम बना लीजिए, ठीक है बच्चों। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना और खुद पहले पढ़ना इसको बहुत अच्छे तरीके से।